सितंबर 1946 कब की बात हो रही है? 2 सितंबर 1946, ध्यान रखना है। 2 सितंबर 1946 को भारत में एक अंतरिम सरकार बना दी जाएगी। कैसी सरकार बना दी जाएगी? एक अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब है एक तरह की टेम्परेरी सरकार। अभी कोई चुनाव उनाव से तो बनी हुई सरकार है नहीं, ये एक अस्थायी सरकार है, एक अंतरिम सरकार है कि जब तक की कोई सरकार चुन नहीं ली जाती तब तक ये सरकार भारत में काम करेगी। तो उसको कहते हैं अंतरिम, यानी अंतिम से पहले की। अंतिम का मतलब जो निर्वाचित होकर आएगी, जो चुन करके आएगी, वो सरकार तो बाद में बनेगी, लेकिन तब तक भी हमें देश को तो चलाना है। तो 2 सितंबर 1946 को, यानी कि अंग्रेजों के यहाँ रहते हुए अंग्रेजों ने क्या की? भारत में भारतीय लोगों की एक तरह से एक अंतरिम सरकार का उन्होंने गठन कर दिया था। तो ध्यान रखना है, कई बार तो ये सीधा ही सन और ये डेट पूछ ली जाती है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो आप ध्यान रखें, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। यहां तक क्लियर है? ये जो अंतरिम सरकार थी, इसका अध्यक्ष कौन बनाया था? क्योंकि देखो 2 सितंबर 1946 यानी अभी तक भारत तो आजाद तो हुआ नहीं, अंग्रेज हमें छोड़ के गए नहीं, तो इसका मतलब 2 सितंबर 1946 वाले दिन, जिस दिन ये सरकार बनी थी, इस सरकार की स्थापना हुई, उस समय तक भारत में ब्रिटेन वाले हैं, भारत में ब्रिटिश शासन है। तो ऐसे में क्या वायसराय इस सरकार की मुखिया का पद छोड़ देगा? संभव ही नहीं है। इसलिए इस अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? वायसराय, ये ध्यान रखना है। और उस समय वायसराय कौन थे? विवेल। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड विवेल। तो ध्यान रखना है, 2 सितंबर 1946 को भारत में एक अंतरिम सरकार, एक अस्थायी सरकार, एक टेम्परेरी सरकार बना दी जाएगी। किसकी अध्यक्षता में? वायसराय लॉर्ड विवेल की अध्यक्षता में। यहां तक क्लियर है? लेकिन ये तो विवेल साहब जो है, वायसराय साहब तो अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? नेहरू को। पंडित नेहरू को इस सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखना है कि पंडित नेहरू को इस सरकार का क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये एक अंतरिम सरकार बनती है जिसके अध्यक्ष वायसराय हैं और उपाध्यक्ष नेहरू हैं। यहां तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब ये पूरे देश की एक सरकार बना रहे हैं, तो क्या केवल कांग्रेसी लोग ही इसमें भर्ती होंगे कि अन्य पार्टियों के लोग भी होंगे? तो फिर इसमें अन्य पार्टियों के लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि ये तो पूरे देश की सरकार है, देश पर रूल करने के लिए सरकार बना रहे हैं। भले ही हम एक अंतरिम, एक टेम्परेरी सरकार बना रहे हो, लेकिन चूंकि ये तो देश की सरकार है, तो इसमें देश की अन्य पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल होंगे। ये आखिरकार हम सरकार बना क्यों रहे थे? क्योंकि आपको पता है कि हम हमने देखा था जब एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो 1946 में कुछ अनाउंस करते हैं। अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एटली ने बोला था कि 30 जून 1948 को, 30 जून 1948 तक हम हर हाल में भारत को आजादी दे देंगे। ये डेट उन्होंने फाइनल की थी कि इस तक हमें भारत को आजादी देनी है। इसका मतलब पहले ही, इस अंतरिम सरकार से पहले ही ब्रिटिश लोग मानस बना चुके थे कि हमें भारत को तो छोड़ना है। तो जब उनको ये मानस था कि भारत को हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अब भारतीयों की ही एक सरकार बना लें, और उस सरकार से फिर हम डिस्कस कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे कि अब जो भारत में जो सत्ता जो सौंपी जाएगी भारतीयों को, वो सत्ता कैसे सौंपनी है। तो अब ये जो सरकार बनाई गई थी, इस सरकार का काम यही था कि वो ब्रिटेन की सरकार से बात करेगी। किस विषय पर बात करेगी? कि हमें सत्ता का हस्तांतरण आपको कैसे करना है, और ये क्या क्या काम करेगी। और इसका काम है भारत का संविधान तैयार करना, यानी भारत का संविधान तैयार कराने का काम भी ये करेगी। ब्रिटेन की सरकार से बात भी करेगी किस बारे में, कि सत्ता किस तरह से आपको हमें सौंप करके जानी है। तो क्या अब वायस राय की कार्यकारी परिषद जो पहले काम करती थी, क्या वो अब गायब हो गई? बिल्कुल। अब उस वायस राय की कार्यकारी परिषद का स्थान किसने ले लिया? इस अंतरिम सरकार ने। बस अब इसमें ब्रिटेन की तरफ से केवल एक ही आदमी है, वो है वायस राय। बाकी के जितने भी 13 लोग हैं, वो सारे के सारे 13 लोग कौन है? बाकी के सारे 13 लोग कौन है? वो सब कौन है? भारतीय। तो एक तरह से आप ये देखा जाए कि केवल एक ब्रिटिश व्यक्ति इस सरकार का मुखिया बना करके बैठाया हुआ है, बाकी सब ये सरकार किसकी बनी हुई है? भारतीयों की। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीयों की अंतरिम सरकार बनेगी, नेहरू इसके उपाध्यक्ष बनेंगे, वायसराय इसके अध्यक्ष बनेंगे, और इसका काम था ब्रिटेन की सरकार से सत्ता हस्तांतरण के मामलों पर बात करना, डिस्कस करना, संविधान को बनाना, ये सारे काम इसके थे। और इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की जगह ले ली थी। पहले देश का शासन वायसराय की कार्यकारी परिषद और वायसराय मिलकर चलाते थे, अब वायसराय की अध्यक्षता में सरकार देश का शासन चलाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, 2 सितंबर 1946 को, वही डेट को, अंतरिम सरकार की, ये अंतरिम सरकार है, इसके 12 मेंबर्स, जिसमें उपाध्यक्ष नेहरू भी हैं, यानी नेहरू प्लस 11 और, नेहरू प्लस 11 और ये लोग शपथ लेते हैं। क्योंकि जब सरकार, जब आज भी आप ये देखोगे, सरकार में जब कोई मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो इनको बनने से पहले शपथ दिलाई जाती है। इनको शपथ दिलाई जाती है, मंत्री पद की शपथ इनको दिलाई जाती है, राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं। तो वैसे ही जब ये सरकार बन रही थी, तो इस सरकार के जो लोग थे उनको भी जब शुरुआत में ये सरकार बनी, तो उस समय इस सरकार में कुल कितने लोग थे? 12। नेहरू समेत कितने थे? 12। वायस राय को अलग भूल जाओ एक बार, तो वायस राय को छोड़ दें, क्योंकि वायस राय तो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जब पहली बार ये अस्तित्व में आती है, इसका गठन होता है, तो उसमें नेहरू समेत 12 लोग पहली बार इस सरकार में शामिल होते हैं, और उन सभी 12 लोगों को इस सरकार के अंदर शपथ दिलाने का काम होता है। ध्यान रखना, जब 2 सितंबर 1946 को जब ये सरकार बनी थी, जब उस समय इसके कितने सदस्यों ने शपथ ली थी? ध्यान रखना, कितने सदस्यों ने? 12 ने। क्या इसमें नेहरू शामिल थे? बिल्कुल नेहरू शामिल थे। क्या इसमें मुस्लिम लीग के भी लोग शामिल थे? उत्तर है नहीं। जब शुरुआत में जिस डेट को इस सरकार का गठन हुआ था, उस समय 12 लोग एक साथ इस सरकार में मंत्री बने थे।
12 लोग इसमें एक साथ मंत्री बने थे, जिसमें खुद नेहरू भी शामिल थे। तो इन 12 लोगों ने सरकार के शुरुआत में ही, यानी सरकार के शुरुआत में गठन के समय ही इन 12 लोगों ने शपथ ग्रहण की थी। और जब ये 12 लोगों ने शपथ ग्रहण की थी तो उस समय इसमें मुस्लिम लीग का एक आदमी भी शामिल नहीं था। तो क्या मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कभी जुड़ी नहीं? क्या मुस्लिम लीग के लोग कभी अंतरिम सरकार में शामिल ही नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग वालों के बाद में समझ में आ गया था कि ये ऐसे पार तो पड़ने वाली है नहीं, तो हमें भी सरकार में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ, हम सरकार, वो उनका इंटेंशन अच्छा नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि सरकार में शामिल होकर के देश की वारी न्यारे कर देंगे, देश को अच्छे से चलाना, देश को आगे बढ़ा, ये नहीं था। उनका इंटेंशन था कि इस सरकार में हम जुड़ जाते हैं और इस सरकार में जुड़ के इस सरकार के कामों में हम अड़ंगा अटकाएंगे, और अड़ंगा अटकाएंगे तो ये सरकार परेशान हो जाएगी, और परेशान हो जाएगी तो हमारी जो अलग पाकिस्तान बनाने की मांग है, उस मांग पर काम करना आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा, ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग इसलिए इस सरकार में आ रहे थे ताकि हम सरकार को तंग कर लें, परेशान कर लें, और आखिरकार ये सरकार हमारी इस अलग पाकिस्तान की मांग है उसको मान ले। तो 26 अक्टूबर 1946 को ध्यान रखना है, पहली बार इस सरकार का गठन कब हुआ? 26 अक्टूबर, सॉरी, 2 सितंबर 1946, पहली बार ये सरकार कब बन रही है? 2 सितंबर 1946, बिल्कुल करेक्ट याद कर लेना। 2 सितंबर 1946 को भारत में पहली अंतरिम सरकार बन गई, अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश शासन के टाइम में। इसी, जब ये सरकार बनी तो उस समय 12 लोगों ने इस सरकार के सदस्यों के रूप में शपथ ली। यानी कि जब 2 सितंबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में शुरुआत में 12 सदस्य शामिल हुए थे, जिन्होंने अपने अपने पद की शपथ ली। ठीक है। फिर 26 अक्टूबर का दिन आया 1946 को, यानी 26 अक्टूबर के दिन इस जो सरकार जो थी, जिसमें ये 12 लोग थे, इस सरकार में बदलाव किया गया, और अब मुस्लिम लीग ने कहा हम भी इस सरकार में शामिल होंगे। तो फिर इस सरकार में क्या हुआ? इस सरकार का पुनर्गठन हुआ, इसमें बदलाव किया गया, और इसमें से 3 सदस्यों को, कितनों को? 3 को, 3 को हटाया गया, और उनकी जगह मुस्लिम लीग के कितने लोग शामिल कर लिए गए? 5 लोग। मुस्लिम लीग के कितने लोग इसमें जुड़ गए? 5 लोग। तो इसका मतलब 12 थे। मुस्लिम लीग के लोगों के आने से पहले सरकार में टोटल लोग कितने थे? 12, नेहरू समेत कितने थे? 12। 26 अक्टूबर 1946 के दिन 3 को बाहर निकाल दिया गया, बच गए 9। 5 मुस्लिम लीग के जुड़ गए, 9 और 5 14। इसका मतलब 26 अक्टूबर 1946 को इसके पुनर्गठन के पश्चात इस सरकार में कुल लोगों की संख्या कितनी हो गई थी? 14। ये ध्यान रखना है, नेहरू सहित इसमें कितने थे? 14, और फिर एक वायसराय अलग है। तो उस समेत अगर बात करें तो वायसराय तो उसका अध्यक्ष था। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाए कि उस अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 14 हो गई थी। वायसराय इसकी अध्यक्षता करते थे, जब भी सरकार की मीटिंग होती थी उसके अध्यक्ष कौन होते थे? वायसराय। तो कुल मिला के भारतीयों की सरकार बनी, 14 लोगों की ये सरकार बनी थी। इसमें 14 लोग शामिल थे, नेहरू समेत, यानी नेहरू और इसके अलावा 13 लोग और थे। और ये जो 14 लोगों की एंट्री कब हो रही है, टोटल जो संख्या 14 कब पहुंच रही है? ये पहुंच रही है 26 अक्टूबर 1946 को। याद कर लेना ये डेट। 2 सितंबर 1946 को पहली बार सरकार अस्तित्व में आती है 12 लोगों के साथ। 26 अक्टूबर 1946 को फिर चेंज होता है, टोटल संख्या बढ़ जाती है 5, सॉरी, टोटल संख्या बढ़ करके हो जाती है कितनी? 14। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि 3 लोगों को हटाया जाता है, और 3 लोगों को हटाने के बाद में 5 मुस्लिम लीग के लोगों को जोड़ा जाता है, और जब 5 मुस्लिम लीग के लोगों को जब जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या टोटल बढ़ के कितनी हो जाती है? 14। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 26 अक्टूबर 1946 को ये संख्या कितनी हो गई थी? 14 हो गई थी। तो ये जरूरी फैक्ट है जो आपको याद रखने। अब चलो बात को फिर और आगे बढ़ाते हैं। अब आता है अंतरिम, ये जो अंतरिम सरकार बनी है ना, इस अंतरिम सरकार में कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन मंत्री, कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभाला था? इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है आजकल, तो वैसे ही भरोसा नहीं है, कोई भी ऐसे पूछ लेंगे अंतरिम सरकार में किस व्यक्ति के पास कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा विभाग था। तो कौन कौन से विभाग किस मंत्री के पास है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। और ये याद कब होंगे? आप एक ऐसा करो, एक पेज पर लिख लो, और जहां आप पढ़ते हो वहां पर एक चिपका दो, ताकि जब भी आते जाते वक्त इस पर नजर पड़े और ये आपके दिमाग में बैठ जाए। आप ऐसे करोगे नहीं, मन तो 1 घंटे में रट के रखना है, तो फिर मामला नहीं बैठेगा। तो आप इसको ऐसा करो कि एक बार इसको लिख लेना, लिख के चिपका देना, फिर रूटीन में जैसे इसको डेली आप देखोगे देखोगे तो कुछ दिनों बाद में आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। तो ध्यान रखना, अंतरिम सरकार में किस व्यक्ति के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। आजकल यहां से प्रश्न पूछे जाने शुरू हो चुके हैं। नेहरू जी क्या थे? उपाध्यक्ष। ये बात तो अपन पहले ही पढ़ के आए हैं। नेहरू जी क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है। उसके अलावा इनके पास और कौन कौन से मामले थे? राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले और विदेशी मामले किनके पास थे? नेहरू जी के पास थे। जब स्वतंत्र भारत में जो पहली निर्वाचित सरकार बनेगी और उस सरकार में भी प्रधानमंत्री नेहरू ही बनेंगे, उस समय भी विदेशी जो विदेश मंत्री का प्रभार था, यानी विदेश मंत्रालय भी किनके पास था? नेहरू के ही पास था। तो उस समय विदेश मंत्री का काम भी नेहरू ही देखते थे, विदेश मंत्री वाला प्रभार भी नेहरू के ही पास था। और अंतरिम सरकार में भी विदेशी मामले किनके पास थे? नेहरू के ही पास थे। तो ध्यान रखना, नेहरू एक तो खुद सरकार के उप मुखिया हैं, मतलब उपाध्यक्ष हैं, और राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले भी किसके पास हैं? नेहरू के ही पास हैं। वो मामले भी नेहरू ही देख रहे हैं। सरदार पटेल को इस सरकार में क्या मिला? गृह विभाग मिला और सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला। ध्यान रखना भाई,
पटेल साहब को, सरदार पटेल साहब को क्या मिल रहा है? गृह विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग। ये दो विभाग किसको दिए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक तो गृह विभाग, एक सूचना एवं प्रसारण विभाग, ये दोनों विभाग इनको मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट आया? इनको जो डिपार्टमेंट दिया था वो खाद्य एवं कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी खाद्यान्न और कृषि वाला जो डिपार्टमेंट था, ऐसे याद कर लेना, कृषि वाला जो काम था वो किसको सौंपा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि कृषि का काम आप देखोगे, कृषि वाला मंत्रालय आपके अंडर में रहेगा। जॉन मथाई, जॉन मथाई, देखो नेहरू वाला भी याद रह जाता है नॉर्मली, आप ये भी याद, सरदार पटेल वाला भी अपन जानते हैं कि रियासतों का एकीकरण किया, रियासतों को भारत में मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमें ध्यान रहता है कि रियासती मंत्रालय इनके पास होगा, गृह मंत्रालय इनके पास होगा, तभी तो इन्होंने हमारे इस भारत रूपी इस घर का उन्होंने एकीकरण किया था, इसको एक एकजुट किया था और इतनी सारी रियासतों को भारत में मिला दिया था। तो इसका मतलब आइडिया रह जाता है, हाँ गृह मंत्रालय इनके पास रहा होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास रहा होगा, क्योंकि यही तो राजाओं से उनसे बात करते थे, उनको राजी करना, अगर आराम से नहीं माने तो दूसरे तरीकों से उनको मतलब तैयार करना भारत में मिलने के लिए। तो हमें आइडिया लग जाता है कि सरदार पटेल के पास गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रहा हुआ होगा। अब जो याद करने वाली बात है ना, यहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खेती, तो खेती वाला दिमाग में बैठा लेना कि खेती का है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई, अब यहां तो याद ही करने पड़ेंगे, जॉन मथाई। अब ये कई बार आते हैं ना, ये ट्रिक, तो कई बार तो अपन वो ट्रिक ही भूल जाते हैं, फिर याद क्या करेंगे? कि कई जगह अपन देखते हैं ना, फलानी ट्रिक से ये ट्रिक लगाओगे तो ये याद रखेगा, तो पहले तो वो ट्रिक याद करो, फिर उस ट्रिक में किस अक्षर का क्या मतलब निकालना वो याद करो, तो फिर हाँ कोई बहुत ज्यादा जटिल होगा तो अपन ट्रिक का यूज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल में अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो फिर उस ट्रिक को भी तो याद करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी ट्रिक थी। तो इससे बढ़िया कि उस ट्रिक को रट्टा मारे, उससे बढ़िया कि इन्हीं को हम 5-7 बार देख लें तो हमारे याद रह जाएगा। जॉन मथाई, इनके पास इंडस्ट्री है और सिविल सप्लाई, यानी उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जो डिपार्टमेंट था वो इनके पास था। तो कुल मिला के याद रख लेना, जॉन मथाई के पास उद्योग वाला काम है। जगजीवन राम, इन साहब के पास, जगजीवन राम जी के पास था श्रम मंत्रालय, कौन सा? लेबर मिनिस्ट्री, लेबर डिपार्टमेंट, ये श्रम मंत्रालय किनके पास था? जगजीवन राम के पास। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, सरदार वैसे ही नाम, ऐसे ही आइडिया बिठा लो दिमाग, अच्छा सरदार जी हैं तो मतलब तगड़े वो होंगे, और इसका मतलब रक्षा वाला काम इनके पास होगा। तो सरदार बलदेव सिंह, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? सुरक्षा, रक्षा वाला, डिफेंस, डिफेंस वाला मामला कौन देखते थे? सरदार बलदेव सिंह। सी एच भांबा, इनके पास क्या था? खान एवं ऊर्जा, खान एवं ऊर्जा, इनके पास कार्य खान एवं ऊर्जा। तो ध्यान रखना, C H भांबा के पास कौन सा है? खान वाला और एनर्जी वाला मामला है। सरदार बलदेव सिंह के पास क्या है? डिफेंस, रक्षा वाला मामला है। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय है, और जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति संभालते हैं। कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। सरदार पटेल के पास आपको पता है गृह है, सूचना है, प्रसारण है, और विदेशी मामले नेहरू जी संभाल ही रहे हैं, उपाध्यक्ष सरकार के हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि किस किस के पास क्या क्या डिपार्टमेंट था। कोशिश करना ये सारे याद करना, मैं इसलिए कह रहा हूं, वरना तो मैं ही नहीं कहता कि आपको किसको याद करना है। अब देखो लियाकत अली खान, ये 14 लोग हैं सरकार में, टोटल कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। तो 14 लोगों ने कौन कौन सा विभाग संभाला हुआ है, कौन कौन सा काम कौन कौन सा व्यक्ति देख रहा है, ये याद कर लेना। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से, जो 26 अक्टूबर 1946 को एंट्री हुई, मुस्लिम लीग वाले राजी हो गए, बोले आ रहे हैं हम बाहर रह के हम करेंगे क्या, तो वो जो आए तो उनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सारा पैसे वाला डिपार्टमेंट ही मुस्लिम लीग के व्यक्ति के पास था, जिनका नाम था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान कहां से थे? ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग ने इनको सरकार में भेजा था, और इनके पास था वित्त, इनके पास था फाइनेंस, यानी वित्त वाला काम लियाकत अली खान साहब के पास था। फिर आते हैं अरब्दू रब निस्वार, अरब्दू रब निस्वार, इनके पास क्या है? डाक और वायु वाला। इनके पास कौन सा है? डाक वाला और वायु वाला। निस्वार साहब, ये निस्वार साहब हैं, और निस्वार साहब के पास डाक वाला, ऐसे एक याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। डाक वाला काम कौन देख रहे हैं? निस्वार साहब देख रहे हैं, ये भी मुस्लिम लीग से थे। आसफ अली जी, आसफ अली साहब, इनके पास कौन सा काम है? रेलवे और ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन, रेलवे और परिवहन वाला काम किसके पास है? आसफ अली के पास। राजगोपालाचारी, ये तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे थे, तो इनके पास एजुकेशन दे दिया, और आर्ट्स यानी कि कला, इनको दो दो इनके पास थे। शिक्षा वाला सी राजगोपालाचारी, ज्यादा पढ़े लिखे थे, बाद में देखो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनेंगे आजाद भारत के, आजाद भारत के दूसरे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनेंगे, इसका मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तभी तो बनाया होगा, इसका मतलब ये शिक्षा संभालने लायक, तो इनको शिक्षा दे दिया, ऐसे दिमाग में बिठाना होता है। अब है आई आई चुंदरीगर, इनके पास था, चुंदरीगर साहब के पास था वाणिज्य, मतलब व्यापार वाला काम, कॉमर्स वाला काम। तो वाणिज्य यानी कि व्यापार, व्यापार वाणिज्य में ही आता है। तो आई चुंदरीगर साहब, इन चुंदरीगर साहब के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? वाणिज्य, ये भी मुस्लिम लीग से हैं, ध्यान दो, ये भी मुस्लिम लीग से। गजनफर अली खान, गजनफर अली खान, गजनफर अली खान साहब के पास स्वास्थ्य है, हेल्थ, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मुस्लिम लीग से थे गजनफर अली खान, ये इनके पास था स्वास्थ्य मंत्रालय, ये स्वास्थ्य वाला काम देखते थे। और जो विधि यानी कानून मंत्री कौन थे? वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आजाद भारत की जो सरकार बनेगी, यानी कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जो सरकार बनेगी, जो पहला जो मंत्रिमंडल बनेगा स्वतंत्र भारत का, उसमें भी इनमें से कई लोग रहेंगे।
और फिर हमें उनके भी मंत्रालयों को याद करना पड़ेगा। तो जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, इनमें से कई लोग होंगे जो वहां रिपीट हो जाएंगे। 5 मुस्लिम लीग वाले हैं, लियाकत अली खान जिनके पास पैसा है, निस्वार साहब उनको डाक का काम दे दिया। और आपके फिर तीन बच गए, चुंद्रीगर साहब वाणिज्य व्यापार वाला काम दे दिया, गजनफर अली खान स्वास्थ्य वाला दे दिया, और जोगेंद्र नाथ मंडल ये भी मुस्लिम लीग से ही थे, इनके पास कानून वाला काम दे दिया। इनको कौन सा काम दे दिया? कानून से। अब देख रहे जोगेंद्र नाथ मंडल नाम से ऐसे लग रहा है कि ये तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम लीग ने इनको अपने प्रतिनिधि बना करके इनको भेजा था, ये मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग ने इनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा था। तो 5 तो ये नाम भी याद कर लेना, लियाकत अली खान साहब, निस्वार साहब, चुंद्रीगर साहब, अली खान और जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल मंडल साहब हैं। तो एक मंडल आयोग, जब हम भारत पढ़ते हैं ना, भारतीय राजनीति, तो 1977-78 में भारत में एक मंडल आयोग की स्थापना होगी, और फिर वो सिफारिश करेगा, फिर ओबीसी को आरक्षण मिलेगा सेंटर में, उसकी सिफारिशों के अनुसार 27%। तो ऐसे याद ऐसे याद कर लो। इसका मतलब यार मंडल तो आदमी तो होशियार होते हैं, ये उन्होंने देखो फिर आरक्षण के मंडल आयोग बैठा रही है, वो बीपी मंडल, तो ऐसे एक आइडिया लगा दो, होशियार होते हैं, इसका मतलब कानून वाला काम इनके पास है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल, ये कौन क्या संभालेंगे? विधि। और गजनफर अली खान साहब स्वास्थ्य संभाल लें, चुंद्रीगर साहब व्यापार संभाल लें, राजगोपाल आचार्य पढ़िया लिखा ज्यादा है, शिक्षा, पढ़िया लिखा ज्यादा है, शिक्षा। आसफ अली साहब रेलवे संभाल लेंगे, निस्वार साहब डाक संभाल लेंगे, लियाकत अली खान वित्त संभाल लेंगे। अब रह गए अपने पीछे वाले, उसमें हमने नेहरू जी को पढ़ा, नेहरू जी तो उपाध्यक्ष थे विदेश, वो सरदार पटेल साहब थे, सरदार पटेल साहब के पास वो आपका गृह सूचना प्रसारण, और उसके बाद में कौन थे अपने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो खेती बाड़ी वाला काम संभालते थे। फिर जहां तक मेरे याद आ रहा है, जगजीवन राम को हमने पढ़ा था उनके पास श्रम वाला काम था। और फिर अपने क्या क्या बच गया था उसमें, पहले वाले में अपन ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज, हाँ, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह इनके पास रक्षा था, इनके पास ये ऐसे है ना, ये तो याद ही कर लेना, जैसे श्रम याद करना भाई, यहां से कई बार आप पूछ लिया जाता है, ये श्रम वाला है ना, ये याद कर लेना आप। रक्षा, शिक्षा, और आपके वित्त, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको बख्शना ही नहीं है, इनको छोड़ना ही नहीं है। तो सरदार बलदेव सिंह रक्षा, जगजीवन राम श्रम, और सी एच भाभा खान, और इनको तो आपको छोड़ना नहीं है। और ये ऊपर जोन मथाई उद्योग, ये तो कोई खास इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद तो करना ही है। तो ये तो थे अपने अंतरिम सरकार के लोग जो अलग अलग विभाग संभाल रखे थे, जिन्होंने अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी ले रखी थी। अब अपन पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का, यानी 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश, ये तो आजादी से पहले की अंतरिम सरकार के लोग हैं। जब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद में जो पहला मंत्रिमंडल बना होगा, उस मंत्रिमंडल में किस कौन कौन व्यक्ति थे, और वो कौन कौन व्यक्ति क्या क्या काम देख रहे थे, ये ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस किस व्यक्ति के पास क्या क्या डिपार्टमेंट था, वो कौन कौन सा काम देख रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। वही बात आ जाएगी, अब भारत आजाद हो गया है, और भारत आजाद हो गया है तो नेहरू अब सरकार के क्या हो गए हैं? मुखिया हो गए हैं, क्योंकि अब अंग्रेजों का राज तो खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स का राज तो समाप्त हो गया। हालांकि आप ये देखो, अभी भी जब 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान ये दोनों क्या थे? केवल डोमिनियन राज्य थे, और गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई हुई थी, ये हमने 1947 से पढ़ा था। लेकिन अब गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख है, हम ये भी तो पढ़ के हैं। अब गवर्नर जनरल केवल मोहर लगाने वाला काम करेगा, कि केवल थप्पा लगा देगा, केवल मोहर लगा देगा, बाकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसका सरकार में नहीं है। ये नहीं है कि वो अपने दिमाग से स्वयं की शक्तियां, वो सब नहीं है। केवल वो एक सांकेतिक पावर के रूप में काम करेगा, एक, ये कह सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारी शक्तियां तो है, लेकिन वो यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने गवर्नर जनरल की पोस्ट केवल संवैधानिक प्रमुख की थी। मेन जो पद था, जिसके पास सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार था, वो था प्रधानमंत्री का। तो नेहरू जी, पहला जो मंत्रिमंडल बनेगा, पहली जो स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार बनेगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री कौन होंगे? नेहरू। और जो पहली निर्वाचित सरकार 1952 में बनेगी, तब भी देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तब भी नेहरू ही बनेंगे। यानी पहली निर्वाचित सरकार में देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नेहरू। अंतरिम सरकार के उप मुखिया कौन थे? नेहरू। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के मुखिया कौन थे? नेहरू। तो नेहरू प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वही मामले, प्रधानमंत्री का पोस्ट है ही, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक रिसर्च। वैज्ञानिक रिसर्च यानी जो भी साइंटिफिक रिसर्च होंगी, वैज्ञानिक शोध कार्य होंगे, वो भी, वो जो काम होगा वो भी इनकी देखरेख में होगा, वो भी इनके पास। सरदार पटेल वाला तो आपने, अगर अंतरिम सरकार में भी सरदार पटेल है, और इस स्वतंत्र भारत वाली पहली सरकार में भी ये है, तो सेम काम है इनके पास। गृह है ही, सूचना प्रसारण, और अब चूंकि रियासतों को भारत में भी तो मिलाना है, तो इनको कहा आप रियासतों, ये वाला काम है ना, रियासतों को मिलाने वाला काम, ये भी आप ही देखोगे। तो रियासती मंत्रालय भी इनके पास। तो पटेल वाला याद करने में दिक्कत नहीं है, नेहरू वाला याद करने में दिक्कत नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री हो गए हैं, सरकार के मुखिया हो गए हैं, सरकार के कर्ता धर्ता हो गए हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद पहले भी थी। अब ऐसे अगर आप कंपेरेटिवली पढ़ोगे ना, राजेंद्र प्रसाद पहले भी थी, अब भी है। क्या था? पहले भी उनके पास वही खाद और खाद्यान्न और सुरक्षा वाला, खाद्यान्न और कृषि वाला है। अब भी देखो, इनको कृषि दे रखा है। अंतरिम सरकार में भी खेती बाड़ी का काम संभाल लेते अभी। मौलाना अबुल कलाम आजाद अंतरिम सरकार में नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे ही घुमा दे, मान लो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? आप बात को समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शख्सियत थी जो अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अंतरिम सरकार के मेंबर नहीं है, अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में मंत्री हैं। और किस विभाग के मंत्री हैं? शिक्षा।
तो अब आपको अब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो अंतरिम सरकार में शिक्षा कौन देख रहा था? अंतरिम सरकार में शिक्षा देख रहा था राजगोपालाचारी। पढ़े लिखे हो, लंबा चौड़ा नाम है। तो हमने आइडिया लगा लिया था कि शिक्षा वाला काम कौन देख रहा था अंतरिम सरकार में? श्री राजगोपालाचारी। और यहाँ शिक्षा वाला काम देख रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये है। जोन मथाई पहले वाले में भी था, जोन मथाई पहले वाले में भी है, रेलवे एवं परिवहन, रेलवे व परिवहन। अब जोन मथाई पहले वाले में रेलवे थोड़ी है, पहले वाले में रेलवे तो आसफ अली खान के पास है। पहले वाले में अंतरिम सरकार में रेलवे एवं परिवहन आसफ अली के पास है। उस टाइम जोन मथाई के पास इंडस्ट्री थी, उद्योग थी। उस टाइम जोन मथाई के पास क्या था? उद्योग थी। तो दोनों में अंतर आ गया ना। अब की बार इनका विभाग चेंज हो गया है जोन मथाई का, ध्यान रखना आप। ये देखो, जोन मथाई साहब का विभाग चेंज हो गया।